जब हम सत्तांदा पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। गिट्टो सामान उतरवाने और खेमे लगवाने में मसरूफ हो गया था। मैं और सर हेनरी वीराने का मंजर देखने आगे नकुल गए। एक ऊंची जगह खड़े होकर हमने सामने की तरफ देखा, जहां तक नजर काम करती थी। चटील रेतला मैदान फैला हुआ था। डूबते सूरज की लाल किरणों से मंजर की वहशत कुछ और बढ़ गई थी। वीराने के उस पार सलीमानी पहाड़ों का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मैंने बताया, वो सामने सुलेमान पहाड़ नजर आ रहे हैं। अब देखिए, वहां तक पहुंचना नसीब होता है या नहीं। सर हेनरी ने कहा, मेरा भाई वही कहीं होगा, और अगर वो जिंदा है तो मेरी उससे मुलाकात होकर रहेगी। उस सुनसान और खामोश मंजर को देखने के बाद जब हम वापस जाने के लिए मुड़े तो पता चला कि चंद कदम पीछे अंबुपा खड़ा है। वो सर हेनरी से बोला, सनहरी दाढ़ी वाले, तुम सामने के पहाड़ों पर जाना चाहते हो? मुझे उसका बात करने का अंदाज बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, अंबुपा, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए उस पर। वो हंसकर बोला, तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता भी है? मैं उस गोरे सरदार से कम नहीं। वो शायद शाही खानदान का आदमी है, लेकिन मैं भी बादशाहों की औलाद हूँ। तुम मेरी बात सनहरी दाढ़ी वाले को बता दो। पहले मैंने सोचा कि इसे झड़क दूं, लेकिन फिर मैं गुस्से को पी गया और सारी गुफ्तगू सर हेनरी को अंग्रेजी में सुना दी। सर हेनरी ने कहा, हाँ अंबुपा, मैं सामने वाले पहाड़ों पर जाऊंगा। वो बोला, ये वीराना बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलता। सामने जो पहाड़ है वो बहुत ऊंची है और बर्फ से ढके हुए हैं। किसी को खबर नहीं कि उन पहाड़ों के उस पार क्या है। तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या सोची? मैंने उसकी बात का तर्जुमा किया तो सर हेनरी ने कहा, इसे बताओ कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, जो कुछ अर्सा पहले उन पहाड़ों में गुम हो गया था। ये बड़ा लंबा सफर है सरदार, अंबुपा ने सर हिलाकर कहा। सर हेनरी ने जवाब दिया, फिर किया हवा, अगर इरादा पक्का हो तो मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। जो आदमी साबित कदम हूँ और मौत से न डरता हूँ, वो उन पहाड़ों और डरावने सहराओं को कब खातर में लाता है। जब मैंने उस बात का तर्जुमा किया तो अंबुपा खुश होकर बोला, वाह वाह, जवां मर्द इसी तरह बात करते हैं। मौत से क्या डरना, घास गति है, कल मर जाती है। इसी तरह बहादुर लोग जिन्हें मरने की कब परवाह करते हैं, उन पर तो यही धन सवार होती है कि बड़े बड़े काम किए जाएं। भाई, तुम अजीब आदमी हो। सर हेनरी ने उसकी शायराना बातें सुनकर कहा। अंबुपा ने हंसकर जवाब दिया, हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है कि मैं भी पहाड़ों के उस पार अपने किसी खोए हुए भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें उन पहाड़ों के बारे में क्या मालूम है? वो बोला, यही कि पहाड़ों के उस पार एक जादू भरा खूबसूरत देश है, जहाँ बहादुर लोग आबाद हैं। हरे भरे जंगल हैं, साफ शिफाफ नदियाँ, बर्फानी पहाड़ और एक बहुत बड़ी पकी सफेद सड़क है। ये सब मैंने सुना है, लेकिन बातों से क्या हासिल? जिंदगी रही तो जो सुना है देख भी लेंगे। उसकी बातों से मेरी बदगुमानी और बढ़ गई। मैंने दिल में सोचा कि अब वो का ठीक आदमी नहीं मालूम होता, खुदा जाने से और क्या कुछ पता है और का क्या इरादा है। अंबुपा ताड़ गया कि मैं कुछ परेशान हो गया हूँ। कहने लगा, घबराओ नहीं साहब, मेरी नीयत खराब नहीं। मैं कभी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। एक बार हम उस पार पहुंच जाएं, फिर आप मेरे जोहर खेलेंगे, लेकिन उन पहाड़ों पर मौत का साया है। अभी वक्त है, से काम लो, यहाँ से लौट जाओ और हाथियों का शिकार खेलो। सर हेनरी बोले, ये अजीब तमाशे का आदमी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आदमी का इतना अजीब होना मुझे पसंद नहीं। ये हमसे कुछ छिपा रहा है। अब तक हमने किया था वो महज एक खेल था। असल सफर की बारी अब आई थी। अगले दिन सुबह उठते ही हमने जोर शोर से रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सामान छांट कर अलग कर दिया और गैर जरूरी चीजें गांव के एक हबशी के पास अमानत रख दी। हम शाम तक सोते या सस्ताते रहे। शाम को हमने खूब लेट कर खाना खाया। खाने पीने से फराग पाकर हम चांद निकलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि हमारा इरादा चांदनी में सफर करने का था। कोई 9 बजे चांद नमूदार हवा और वीराने में दूर दूर तक रोशनी फैल गई। मर खड़े हुए हमारा सफर शुरू हो गया। हम रोमेरो का नक्शा हाथ में पकड़े सलीमानी पहाड़ों की सीध में अटकल पचू जा रहे थे। हमें रोमेरो के नक्शे पर कोई एतबार न था। एक तो 300 साल पुराना था, दूसरे रोमेरो ने इसे मरते वक्त बनाया था। भला उस आलम में इसे इतना हो सके। बहरहाल हमारी कामयाबी का दारोमदार इसी नक्शे पर था, क्योंकि उसमें रास्ते के बीच में यानी सत्तांदा से 60 मील दूर गुदले पानी का एक तालाब दिखाया गया था। अगर वो तालाब
तालाब या जोड़ा अब तक मौजूद था तो खैर, वरना हमारा उस वीराने में प्यासा मर जाना यकीनी था। उसके अलावा हमें दो और बातों का डर था। एक तो ये कि उस जटिल और रेतले मैदान में जहां कांटेदार झाड़ियों के सिवा कुछ नजर न आता था, उस तालाब को ढूंढना इंतहाई मुश्किल था। दूसरा ये कि क्या पता कि अब तक वो तालाब खुश्क हो चुका हो। चांदनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था। हम झाड़ियों से पहलू बचाते रेत में धंसते आगे बढ़ रहे थे। सहरा की खामोशी बयान नहीं हो सकती। उस गर्ज का सन्नाटा था कि दिल उल्टा जाता था। हम रात के 1 बजे तक चलते रहे, फिर एक जगह ठहरकर 2 घूंट पानी पिया और आधा घंटा सुस्ताने के बाद फिर आगे बढ़े। हम चलते रहे। जब धूप तेज हुई तो खुशकिस्मती से हमें एक तरफ चंद पत्थरेले नजर आ गए। उनमें एक जगह पत्थर की एक सल छज्जे की तरह बाहर निकली हुई थी। धूप से बचाव का उससे बेहतर क्या बंदोबस्त होता। छज्जे के साए में बैठकर हमने थोड़ा सा खुश्क गोश्त खाया, पानी पिया और कमर सीधी की थी कि फौरन नींद आ गई। 4 बजे आंख खुली, वीराना तनूर बना हुआ था। हमने कुछ देर धूप की शिद्दत कम होने का इंतजार किया, फिर घूंट पानी पीकर अपना रास्ता लिया। अब वीराना था और हम थे। दूर दूर तक कोई दरंदा या चरंद नजर न आता था। एक दो जगह सांप जरूर मिले, अलबत्ता एक और चीज ने हमारा नाक में दम कर दिया। वो थी मक्खियां जो सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ साथ चल रही थी। हम उन्हें अड़ाते तंग आ गए। मक्खियों जैसी सख्त जान चीज मैंने कोई नहीं देखी। जब सूरज डूबा तो हम ठहर गए। शाम के वक्त मुमा में बसीरों को लौटने वाले परिंदे उड़ते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ आसमान बिल्कुल खाली था। हम चांद निकलने का इंतजार करने लगे था। अधर चांद चढ़ा और थक कर चौर हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा पानी पीकर हम एक तरफ लेट गए। उस बार हम ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई और आउट न थी कि जिसके साए में पनाह ले सकते। जब सूरज बुलंद हवा और धूप में तेजी आई तो हम बलबला उठे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे भाड़ में बैठे बन रहे हों। रेत बोबल बन चुकी थी, मगर मक्खियां जोर शोर से हमारे गिर्द बन बना रही थी। कयामत की गर्मी पड़ रही थी। सरहनी ने कहा, अब क्या किया जाए? अगर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो शाम तक हमारा काम तमाम हो चुका होगा। गिट कहने लगा, एक तरकीब मुझे सूझी है। पहले एक गड्ढा खोदा जाए, फिर झाड़ियां काटकर उस पर छत डाली जाए। उस गड्ढे में लेटकर हम धूप से बच सकते हैं। उस वक्त हमें यही तरकीब गनीमत मालूम हुई। कोई चौड़ा गड्ढा खोदा, फिर शिकारी चाकू से झाड़ियां काटकर लाए और उनसे गड्ढा खोदा। उस तरह गर्मी से तो निजात मिल गई, लेकिन उस गड्ढे में जितनी गर्मी और हवस था वो बयान नहीं हो सकता। खुदा करके वो पहाड़ जलता जलिस्ता दिन कट गया। शाम होते ही हम गड्ढे से बाहर निकले और चंद घूंट पानी पीकर आगे बढ़े। हमारा पानी का जखीरा भी अब खत्म होने को था। अब हम 50 मील कर चुके थे। रोमेरो के नक्शे के हिसाब से सलीमानी पहाड़ सत्तांदा से 120 मील दूर थे और उस फासले के बिल्कुल बीच में गंदे पानी का तालाब दिखाया गया था। उसका मतलब यह था कि तालाब सत्तांदा से 60 मील दूर था और उस शाम हम उससे 10-12 मील से ज्यादा फासले पर न थे। मगर सवाल यह था कि उस किस्म का कोई तालाब है भी या नहीं। सूरज डूबने तक हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। कमजोरी और थकान की वजह से हम घंटे भर में 1.5 मील से ज्यादा न चल सके। फिर हमने बैठकर चांद इंतजार किया। चांदनी खिली तो आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह दम लेने रखे तो अम्डोपा ने सामने की तरफ हाथ हिलाकर कहा, वो देखो। और से देखने पर कई मील दूर एक टेला सा नजर आया। हम इसी की तरफ चलते गए। प्यास के मारे बुरा हाल था, बोला तक न जा रहा था। बार बार रुक कर सुस्ताते थे। आखिर रात के कोई 2 बजे बड़ी मुश्किल से उस टेले के पास पहुंचे और वहीं लेट गए। रेतली मिट्टी का ढेला ऊंचा और तकरीबन 2 एकड़ में फैला हुआ था। अब हमारे पास पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। जब हम सोने लगे तो मैंने अम्बुपा को जोरो जुबान में कहते सुना, अगर पानी ना मिला तो कल शाम तक हम सब मर जाएंगे। ये सच था, लेकिन मुझे उस जोर की नींद आ रही थी कि मैंने उस बारे में कुछ सोच ही ना सका। मैं जितनी देर सोया नदी नालों को और सहराइयों के ख्वाब देखता रहा, लेकिन जब 2 घंटे बाद प्यास और गर्मी के मारे आंख खुली तो हर तरफ वही सुनसान और नापतक मैदान नजर आया। वो सच कहता था, उस जगह पानी के बगैर जिंदा रहना महाल था। थोड़ी देर में दूसरे लोग भी अट गए। अभी सुबह होने में कुछ देर थी। हमने छागरें उलट पलट करके देखे, उनमें पानी की एक बूंद तक न थी। सरहनी ने कहा, अगर अब पानी ना मिला तो हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा, रोमेरो के नक्शे के मुताबिक तो पानी कहीं आसपास ही होना चाहिए, लेकिन मेरी बात पर किसी ने तवज्जो न दी। दरअसल रोमेरो के नक्शे पर किसी को एतबार न था।
इतने में दूर मशरिक में सुबह के कुछ आसार नमूदार हुए। हम बैठे एक दूसरे का मुंह तकते रहे, समझ में न आता था कि क्या करें। अभी हम उस बारे में गौर कर ही रहे थे, पानी कदर है कि सूरज निकल आया। रोशनी फैलते ही हमने एक ऐसा मंजर देखा कि थोड़ी देर के लिए प्यास भी भूल गए। मुश्किल से 40 मील दूर सलीमानी पहाड़ों की दो सबसे नुमाया बर्फपोश चोटियां जो गुंबद शक्ल की थी, धूप में जगमगा रही थी। उनके दाएं बाएं सैकड़ों मील तक पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे दाएं बाएं बहुत ऊंचे ऊंचे गोल गुंबद खड़े हैं और उनके दरमियान में से रास्ता बिल खाता चला जा रहा है। मेरे पास उस मंजर की हैबत और शान बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। कुछ देर बाद ये पहाड़ हमें साफ नजर आए और फिर धुंध और बादलों में छुप गए। उनके अजल होते हैं हमें दोबारा प्यास सताने लगी। हमने टेले के गिर्द चक्कर लगाया मगर जिधर देखा रियत और झाड़ झंकार ही नजर आए। खैर में हमने नाराज होकर कहा, वगल तुम परले दर्जे के अहमक हो, यहाँ तो नाम को भी पानी नहीं। वोगिल ने सर उठा कर सूंघा और कहा, पानी है। सरहनरी बोले कि हूँ उस टेले पर ना हो। गिड ने कहा कि खूब कभी टेलों पर भी पानी होता है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, हर्ज ही क्या है। हमने टेले पर चढ़ना शुरू किया। अंबुपा सबसे आगे था। ऊपर पहुंचते ही वो टाटिक सा गया और फिर चहलकर चीखा, मिल गया, पानी मिल गया। अब क्या था, हम सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। ठेले के बीचों बीच सचमुच गुदले पानी का तालाब था। हम पागलों की तरह लपके और पेट के बिल लेटकर घुट घुट पानी पीने लगे। पानी का रंग चाय जैसा था और उससे बू भी आ रही थी, लेकिन डटकर पानी पीने के बाद हमने छागल भर ली और तालाब में खूब नहाए। नहा धोकर कुछ होश ठिकाने हुए तो खाने की सोची। पिछले 24 घंटे में हमने एक नवाला भी न खाया था। खाना भी चाहते तो खुश्क गोश्त हमसे चबाया न जाता। पेट भरकर गोश्त खाने के बाद हम तालाब के किनारे लेटकर रोमेरों की रोह को दाएं देते हुए सो गए। वो दिन हमने तालाब के किनारे गुजारा और रात को चांद निकलने के बाद दोबारा सफर पर रवाना हुए। अब हम ताज़ा दुम हो चुके थे। मेरा अंदाजा है कि उस रात 25 मील चले थे। सुबह सवेरे जब सूरज निकला और कुछ देर के लिए आसमान साफ हवा तो सलीमानी पहाड़ जो अब सिर्फ 20 मील दूर थे सर पर खड़े नजर आ रहे थे और पहले से ज्यादा शानदार मालूम हो रहे थे। दिन भर हमने टेलों की आड़ में बैठकर आराम किया और शाम होते ही फिर चल पड़े। मख्तसर ये कि सुबह होने तक हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से चढ़ाई शुरू होती थी। हमारी छहगिरी अब दोबारा खाली हो चुकी थी और उस पत्थरेले इलाके में पानी मिलने का कोई इम्कान न था। रही बात बर्फ की तो वो अभी बहुत दूर थी। घंटा भर सिस्ताने के बाद हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो बहुत तेज धूप थी और पत्थरेली जमीन से आग निकल रही थी। पत्थर उस कदर टिरे मिरे और नुकीले थे कि उन पर चलना अजाब से कम न था। वहां पहुंचकर हमने अधर अधर देखा तो जरा फासले पर एक नशीबी जगह में हरियाली नजर आई, लेकिन हरियाली हमारे किस काम थी। प्यास और थकन से मेरा बुरा हाल था और मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि आखिर उस जान जोखों की मुहिम पर आया ही क्यों। इतने में अंबुपा उठकर हरियाली की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी चीखने चलाने की आवाज आई। मैंने खड़े होकर देखा तो वो कोई हरी सी चीज उठाया चलता कूदता नजर आया। हम समझे कि शायद उससे पानी मिल गया है। खुश होकर उसकी तरफ दौड़े। मैंने जोरो जुबान में चला कर कहा कि यह हाथ आ गया जो यूं खुश हो रहा है। उसने जवाब दिया, पानी का पानी और खाने का खाना, और फिर सब चीज हिला कर दिखाई। अब पता चला कि उसके हाथ में तरबूज है। हम जिसे हरियाली समझते थे वो दरअसल जंगली तरबूजों की फालिस थी। वहां हजारों ही तरबूज थे और सब के सब खूब पके हुए थे। क्या था, हम नदियों की तरह तरबूजों पर टूट पड़े और हर आदमी 6-6 तरबूज खा गया। उस तरह हमारी प्यास तो बच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़े जोर की भूख लगने लगी। हमारे पास थोड़ा सा खुश्क गोश्त बाकी था, लेकिन हम इसे खाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें कुछ पता न था कि अभी कितना सफर बाकी है और आगे चलकर खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा। खुदा का करना किया हवा के इसी वक्त कई परिंदे उड़ते आते हमारी तरफ आ निकले। हमने उनमें से चंद को बंदूकों से मार गिराया और भून कर खा गए। दिन भर साए में सिस्ता कर हमने शाम को कूच किया। जो ऊपर चढ़ते गए हवा खुशगवार होती गई। सुबह के वक्त हम बर्फानी दर से कोई 10-12 मील दूर रह गए थे। ने पड़ाव पर हमें तरबूजों की एक और फालिस लगी। अब हमें प्यास से मरने का कोई खतरा न था, मगर सच पूछे तो हमारी वही हालत थी कि मर मर कर एक मुश्किल से बचे तो दूसरी में गिरफ्तार हो गए। यानी अब हमारे पास खाने के लिए कोई चीज न
تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ پر پہنچ کر بھوکوں مر جائیں گے۔ آگے ہم 3 دن مسلسل پہاڑ چڑھتے رہے، تھکن اور بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ اس کے علاوہ ہم بہت اونچائی پر پہنچ گئے تھے اور وہاں اتنی سردی تھی کہ ہماری قلفی جمی جا رہی تھی۔ شام کے ساتھ ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی کرنوں میں برف ایسی لگ رہی تھی جیسے لال کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہو۔ بیچارے کے ووگل کے دانت بجنے لگے تھے۔ وہ ایک ایسے قبیلے کا تھا جس کے لوگ سردی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے میں گڈ نے کہا، میرا خیال ہے وہ غار جس میں بیٹھ کر رومیرو نے آخری خط لکھا تھا یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا پتہ رومیرو کا وہ غار محض خیالی ہو۔ ہم کچھ بے دلی سے ادھر ادھر نظر ڈالتے چلے جا رہے تھے کہ امبوبا نے نورا لگایا وہ رہا، اور سچ مچ اسے ایک طرف ذرا اونچائی پر ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ ہم خوش ہو کر اس کی طرف دوڑے کیونکہ اندھیرا ہو چلا تھا اور سردی دم بدم بڑھ رہی تھی، اور غار میں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گئے تاکہ سردی سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ تو پہلے ہی بھوک اور تھکن سے آدھ موئے ہو رہے تھے، اوپر سے کڑاکے کی سردی، برا حال تھا۔ سونے کی کوشش کرتے تو نیند نہ آتی۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ ہم صبح تک جیتے کیسے رہے۔ ووگل سردی کا بالکل عادی نہ تھا اور رات بھر اس کے دانت بجتے رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اس نے ایک زور کی آ بھری اور پھر اس کے دانت بجنے کی آواز نہ آئی۔ اس وقت میں نے کچھ خیال نہ کیا، خدا خدا کر کے وہ پہاڑی سی رات کاٹی۔ سورج کی کرنوں سے برف آئینے کی طرح جگمگانے لگے۔ ہم نے اطمینان سے سانس لیا اور باہر جانے کے لیے اٹھے، مگر ووگل اسی طرح بیٹھا رہا۔ ہم نے اسے اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ اکڑ کر مر گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم اسے غار میں چھوڑ کر رخصت ہونے ہی والے تھے کہ گڈ نے زور کی چیخ ماری اور غار کے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ہم جس جگہ رات بھر بیٹھے رہے تھے وہاں سے کوئی 20 فٹ دور ایک اور آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ مردہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گوری نسل کا آدمی تھا، حبشی نہ تھا۔ اس نے مردے کو دیکھ کر ہم اتنے خوفزدہ ہوئے کہ باہر نکل کر سرپ بھاگ گئے، لیکن سر ہنری کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، میں غار میں ایک دفعہ اور جانا چاہتا ہوں۔ گڈ نے پوچھا، کیوں؟ سر ہنری بولے، کہیں وہ میرا بھائی کی لاش نہ ہو۔ یہ سن کر ہم چونک گئے اور دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ سر ہنری نے گھٹنوں کے بل جھک کر مردے کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، خدا کا شکر ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ لاش ایک ادھیڑ عمر کے لمبے تڑنگے آدمی کی تھی، کھال بالکل خشک ہو گئی تھی۔ یہ آخر ہے کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ گڈ کہنے لگا، اب بھی نہیں پہچانا؟ اور جب میں نے سر ہلا کر انکار کیا تو بولا، ارے میاں، یہ وہی سلویو رومیرو ہے جس کا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ مجھ پر گویا بجلی گر پڑی۔ ناممکن، وہ پورے 300 سال پہلے مرا تھا۔ گڈ نے کہا، پھر کیا ہوا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ پہاڑ برف کا گودام ہے، دھوپ یہاں نہیں آتی، جنگلی جانوروں کا یہاں گزر نہیں، دن رات غضب کی ٹھنڈ رہتی ہے یہاں 300 برس کی، اگر مردہ 3000 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہ ہو۔ اسے کے بعد گڈ نے آگے بڑھ کر زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا، لو، یہ رہا وہ ہڈی کا قلم جس سے رومیرو نے چیتڑے پر اپنا آخری پیغام لکھا تھا۔ گڈ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کا ایک سرا تراش کر نب کی طرح بنایا گیا تھا۔ ہم ہڈی کے قلم کو حیران ہو کر دیکھ ہی رہے تھے کہ سر ہنری نے کہا، اور یہ دیکھو، رومیرو کے بائیں بازو پر زخم کا نشان ہے، اسی زخم کے خون سے اس نے اپنا پیغام لکھا ہوگا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی، تاہم یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ ہم بہت دیر تک کھڑے رومیرو کو دیکھتے رہے۔ آخر سر ہنری نے کہا، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم نے وہ گل کو اٹھا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا ہے، اور اس عجیب غریب جوڑے کو رکھ کر باہر نکل گئے۔